चलो हम लोगों ने गुप्ता काल के बारे में आते हैं, ठीक है ना, ठीक ना। तो गुप्ता काल, ठीक है। मौर्य, मौर्य के बाद पोस्ट मौर्य, उसके बाद गुप्ता। गुप्ता काल लगभग 320 एडी से 600 एडी के आसपास वो माना जाता है, ठीक है ना। इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है। स्वर्ण काल का मतलब ये नहीं कि वहां बहुत सोना मिला था या वहां पे वो चीज, क्योंकि इस काल में बहुत सारा कला और संस्कृति का विकास हुआ। इस काल में बहुत सारे विद्वान आए जो गणित के क्षेत्र में, फिलोसफी के क्षेत्र में, है ना, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए, जैसे कि आर्यभट्ट इसी काल में पैदा हुए, है ना महावीर मिहिर, है ना, इसी काल में पैदा हुए, है ना। तो ये जो काल है ना, मतलब स्वर्ण काल कहा जाता है। इसी काल में ही, है ना, नालंदा महाविहार मतलब विश्वविद्यालय जैसे चीजों का स्थापना हुआ, है ना। इसी काल में हिंदू हिंदू धर्म में जो है ना भागवत परंपरा का विकास हुआ। तो इस काल में बहुत कल्चरल, है ना, बहुत आर्किटेक्चरल और कल्चरल एवं साइंटिफिक चीजों का बहुत वो हुआ है इस काल में। तो इसीलिए इस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ये मत सोचना कि यहाँ सोना बहुत मिला या आर्थिक विकास बहुत ज्यादा हुआ, ऐसा वो नहीं है। तो ये चीज है। देखो मौर्य में क्या हुआ था कि मौर्य में पूरा इंडिया पे शासन हो गया था, ठीक है। और पोस्ट मौर्य के बाद, पोस्ट मौर्य में पूरा इंडिया खत्म, टूट गया था। फिर से गुप्ता पीरियड में जो बिहार से स्टार्ट हुआ और पूरे इंडिया में अपना वर्चस्व बनाया। कोई दिक्कत नहीं। चलो, श्रीगुप्त ने इस वंश का स्थापना किया, ठीक है ना। श्रीगुप्त, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ये पहला इंपॉर्टेंट राजा था, है ना। इसने स्थापना किया, ठीक है। उसके बारे में बहुत सारा काम नहीं किया, बट ये स्थापना करके गुजर बसर वो मर गए, चल गए, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्त पहला प्रथम, एक था चंद्रगुप्त मौर्य। ये मौर्य वंश का स्थापक है, समझ रहा है ना। ये चंद्रगुप्त सिर्फ है, मौर्य नहीं लगा हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। ये मतलब पहला इंपॉर्टेंट राजा हुए जो गुप्त वंश को मतलब मिला कि यस आया है कोई ढंग का राजा, जो इंडिया को मतलब साम्राज्य अपना बहुत विस्तार किया। चंद्रगुप्त वन ये बहुत मतलब गजब का राजा था, मतलब बहुत जीतता था, हारता नहीं था, बहुत सारी चीजों को अपने ओर ले लेता था। इसके पास डिप्लोमेटिक स्किल बहुत जबरदस्त था, लड़ता भी था और डिप्लोमेटिक स्किल भी अच्छा था। इसने कुमार देवी से शादी की, लच्छावी की राजकुमारी थी, ठीक है ना। इसने मतलब इसका जो शासन था धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि अपने आप को मतलब पाटलिपुत्रा में ही 320 बीसी में अपने आप को महाराज धीराज का उपाधि दे दिया। हम राजाओं का राजा है। महाराज धीराज का उपाधि किसको मिली, किसने अपने आप को महाराज धीराज की उपाधि किया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मत बोलना कभी, सिर्फ चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त, समझ रहा ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछ देते हैं वहां पे। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात यहाँ पे नहीं है, सिर्फ चंद्रगुप्त की बात है। इसी ने पाटलिपुत्र में 320 ईस्वी में महाराज धीराज का उपाधि धारण किया। महाराज धीराज, महाराज धीराज, महाराज धीराज। इसने गुप्त संवत, संवत का कैलेंडर, तो पूछेगा गुप्ता का कैलेंडर या गुप्त संवत किसने जारी किया? श्रीगुप्त ने। गुप्ता कैलेंडर जारी किसने किया? श्रीगुप्त ने। अरे पागल, चंद्रगुप्त वन है, श्रीगुप्त में नहीं। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है ना ठीक है, हम जो बोलते कभी गलत होता है तो आप उसको करेक्ट करो। चंद्रगुप्त वन ने ही 320 बीसी में, एडी, बीसी ना एडी, ठीक है ना, चंद्रगुप्त या गुप्त संवत मतलब गुप्त कैलेंडर का प्रचलन किया था, ठीक है ना। अपने आप को महाराज धीराज घोषित किया, एक कैलेंडर भी घोषित किया जिसका नाम था गुप्त संवत। गुप्त संवत कब से स्टार्ट है? 320 एडी, एनो डोमिनी, ईसापुर, ईसापुर क्या बोलते हैं जो भी है।
समझ में आ रहा है ना? आफ्टर जीसस क्राइस्ट। हाँ हेलो यस हेलो। सर। यस सर। हाँ ठीक है। चलो, तो श्रीगुप्त संस्थापक, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त। इसने कुमार देवी से शादी की, इसने महाराज धीराज का उपाधि हासिल की, चंद्रगुप्त संवत का प्रचलन इसने स्टार्ट किया था। इसके बाद स्ट्रॉन्ग आता है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। यहाँ आते आते मतलब अच्छा खासा टेरिटरी पे वो कर लिया था, है ना। ये तो महान विजेता था। इसीलिए इसका जो उपाधि दिया गया ना नेपोलियन का, नेपोलियन फ्रांस के राजा थे। उसके बाद कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे नेपोलियन के बारे में। बहुत कभी हारता नहीं था, जबरदस्त विजेता था, स्ट्रॉन्ग लीडर, है ना, नेपोलियन। तो इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है ना। समुद्रगुप्त, तो याद कर लेना, समुद्र से जाएंगे फ्रांस तो वहां नेपोलियन मिलेगा। समुद्रगुप्त, ये क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त। इसकी जो चर्चा है ना, हरिसेन द्वारा एक वो मिला है, क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। उसी में प्रयाग परिस्थिति में, प्रयाग जो जगह है इलाहाबाद, वहां पे एक शिलालेख मिला है जो उसी द्वारा रचित किया गया हरिसेन के द्वारा। उसी में ये इसका चर्चा किया गया। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये एक महान विजेता था, है ना, एक महान विजेता था। महान विजेता। इसका जो जीतने की कला था गजब था, है ना। कभी हार नहीं मानता था और बहुत तेजी से जीतता था। समुद्र की लहरों की तरह ये चलता था, अपने रास्ते में जिसे आता था वो खोल देता था। जो सका थे, शक कुषाण को भी पराजित किया। सका कुषाण याद है? याद है सका कुषाण कौन था? जो थे सर, शक कुषाण। मौर्य उत्तर काल में, मौर्य उत्तर काल में इस एरिया में कौन था? फॉरेन इन्वेडर्स थे ना ये लोग। हाँ, जीएसपी के, ग्रीक, सका, प्रतिहारा और कुषाण। ग्रीक का प्रतिहार और कुषाण। हाँ, तो ये दोनों को इधर से इन्वेट करना चाहता था, है ना, आक्रमण करना चाहता था। उसको भी पराजित किया था विदेश। इसीलिए तो बोलते हैं ना इसको, मतलब भारत का नेपोलियन बोला जाता था। विदेशी से किसी को नहीं पूछता था, भाग समुद्रगुप्त, इसलिए, है ना। तो ये विदेशी को भी पराजित किया था, इतना वो था बलशाही समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है ना। तो श्रीगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। अरे पागल, श्रीगुप्त को नहीं, समुद्रगुप्त को। यस सर, समुद्रगुप्त। खाली सुनता है, हाँ, मजा लेता है, बात क्या बोले उस पर तो ध्यान दो। समुद्रगुप्त ने गुप्त संवत का स्टार्ट किया। समुद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त ने स्टार्ट किया। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, समझ में आ रहा है। सब लोग म्यूट करके हंस रहा होगा। नहीं सर, नहीं हंस रहे हैं। हंस नहीं रहे हैं सर। ये बता के तुम हंसी दिला रहा है। देखो बता क्या है, देखो एग्जाम में क्या होता है कि बहुत, मेरे पापा कहना है कि एग्जाम जो है ना, जो हार्ड क्वेश्चन है वो सिलेक्शन आपको नहीं कराता है। जो आसान क्वेश्चन है ना, तब वही सिलेक्शन को रुकवाता है। मतलब आसान क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आसान करने मतलब जो बेसिक क्वेश्चन, तो बेसिक क्वेश्चन कैसे हो, बेसिक क्वेश्चन कभी कभी टफ कैसे हो जाता है, तो नाम में कंफ्यूजन दे देगा। तो हमारे शब्दों पे आप कंसंट्रेट करना स्टार्ट करो ना। हम बहुत बार गलती बोलते हैं, उसको पकड़ो। कई बार हम इंटेंशनली गलती बोलते हैं, कई बार गलती से बोला जाता है। तो यहाँ पकड़ने की आदत डालोगे तो एग्जाम का जो क्वेश्चन रहता है बहुत आसान, लेकिन वहां पे ट्रैप रहता है। ट्रैप को पकड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए अभी हम आप लोगों के साथ माइंड के साथ ट्रैप खेल रहे हैं, ठीक है। पहला श्रीगुप्त संस्थापक, दूसरा चंद्रगुप्त प्रथम, हाँ, महाराज धीराज, गुप्त संवत, ठीक है। तीसरा समुद्रगुप्त नेपोलियन, भाई विदेशियों को मार मार के भगा दिया, है ना।
उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। सकुर चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम होगा तो द्वितीय तो जरूर होगा भाई, तभी तो वो प्रथम था, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय भाई, ये तो तीनों भाई बहन में सबसे ज्यादा ताकतवर यही था, गजब का था ये। मतलब इसका कहना ही कुछ नहीं था, ये भी बहुत भयानक था। ऐसा है, माना जाता है कि गुप्त वंश का जो विस्तार हुआ ना, परम सीमा पे इसी वंश में था। चंद्रगुप्त मतलब देखो ऐसे विस्तार बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे श्रीगुप्त आया, यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम आया, यहाँ पे समुद्रगुप्त आया, और यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय आया। कि सबसे ज्यादा विस्तार गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में हुआ। गुप्त वंश चरमोत्तर पे था, वो चरम मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल पे था, सबसे उसमें बल वो था। तो इसको विक्रमादित्य भी कहते हैं। विक्रमादित्य इसलिए कहा जाता था ना कि विक्रमादित्य। सौराष्ट्र और मालवा मतलब महाराष्ट्र के आसपास का जो रीजन था इसने जीता था, और बहुत बड़ा जगह अपने आप में वो हासिल कर लिया था, है ना। इसीलिए इसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं। विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय है ना। और चंद्रगुप्त द्वितीय शासन काल में ही, तो ये सब डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं नेशनल हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में। बिहार में सिर्फ रिकैप, क्योंकि बिहार में ये पढ़ना हो चुका था, तो वो था, ठीक है ना। और फाहियान, चाइनीज जो ट्रेवलर थे, फाहियान, है ना, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही आए थे। हुएन त्सांग और फाहियान दो आए थे। हुएन त्सांग हर्षवर्धन के समय आए थे, एच, और फाहियान जो आए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, ये ट्रिक बता चुके हैं, इस पे हर मतलब बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। हुएन त्सांग हर्षवर्धन, एच इक्वल टू एच, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना, ठीक है। छोटी छोटी ट्रिक्स है जो कि आप लोग को दिमाग, बड़ा बड़ा चीज याद नहीं रहता है, छोटी छोटी चीजें जो कि सवाल बनाने में काम आते हैं, ठीक है ना। कई कई जगह हम देखे हैं कि पूरा लंबा कहानी ट्रिक, उसको मारने से ये आ गया वो, अब ट्रिक को रटने के लिए ट्रिक को रटो ऐसा वो काम नहीं करना है। तो फाहियान जो है एक चाइनीज ट्रेवलर थे, वो समुद्रगुप्त के पीरियड में आए थे, ठीक है। फिर से फंस गया। फाहियान समुद्रगुप्त पीरियड में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के पीरियड में आए थे। फाहियान विक्रमादित्य के पीरियड में आए थे, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे, है ना, ठीक है। समुद्रगुप्त में नहीं आए थे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद स्कंदगुप्त, है ना, आए। तो इसका भी बहुत ज्यादा नहीं था, एक हुनाज था, हुनाज क्या था कि जो अभी अफ्रीका है ना, अफगानिस्तान है, सेंट्रल एशिया है ना, उसी के एरिया के आसपास, अभी जो समझो तालिबान है, ये हुनाज तो तालिबान है, वो तालिबान नहीं है, बट उस एरिया के जो ट्राइबल लोग थे ना, वो इंडिया पे खुखार लोग था और इंडिया पे अटैक करता था। तो समुद्रगुप्त के समय में वो अटैक करना चालू किया था और इसने नियंत्रण कर लिया था, है ना। स्कंदगुप्त में हुनास जो अटैक करता था उसको भी ये कंट्रोल कर लिया था, कुछ वो नहीं हुआ था, है ना। उसके बाद लास्ट में बुद्धगुप्त आया, इसी समय बुद्धगुप्त का क्या हुआ, विखंडन हो गया, हुनास ने अटैक कर दिया था। हुनास शासक जो था एक मिहिर कुल, याद रखना, मिहिर कुल ने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर नरसिंहगुप्त बलादित्य को पराजित करके वो खत्म कर दिया गुप्त वंश का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये था, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिए, अभी तक हम लोगों ने क्या बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, है ना, और मगध, उसमें से मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। गुप्ता में श्री गुप्ता, और कौन था, चंद्रगुप्त 1,
और कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त, तो भी है। अब यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद एक पीरियड स्टार्ट होता है जिसका नाम है गुप्ता उत्तर काल। गुप्ता उत्तर काल। पोस्ट मौर्य, हाँ, जैसे कि मौर्य, मौर्य के बाद मौर्य उत्तर काल, पोस्ट उसके मौर्य, बाद गुप्ता, गुप्ता के बाद गुप्ता पोस्ट उत्तर मौर्य, काल। गुप्ता। समझ में आ रहा है ना? यस नहीं आ सर। रहा है तो पढ़ो। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं हम लोग गुप्ता उत्तर काल। ठीक है ना? तो उसी तरह हम लोग पहले नेशनल लेवल पे क्या होता था, तो देखो मौर्य जब था पूरा इंडिया में था शासन, था ना भाई? मौर्य जब खत्म हो गया तो मौर्य उत्तर आया। मौर्य उत्तर में क्या हुआ बताओ? जीएसपी के, एसएससी, सीसीपी, यही था। टूट के छोटा छोटा राज्य में हो गया। उसके बाद फिर गुप्ता आया, तो गुप्ता में क्या हुआ? पूरा इंडिया पे लगभग लगभग शासन कर लिया। उसके बाद क्या होगा? फिर तो ये टूटेगा। गुप्ता उत्तर काल में क्या होगा? ये फिर टूट जाएगा छोटा छोटा रूप में। पोस्ट, तो इंडिया लेवल पे क्या हुआ? है ना? इंडिया लेवल पे क्या हुआ? तो इंडिया लेवल पे इसके बारे में तो नॉर्थ में, चेला पंड्या से defeat करते हैं। नॉर्थ में हर्षवर्धना, वर्धना पीरियड हुआ। नॉर्थ में कन्नौज के आसपास वर्धन पीरियड आया। और साउथ में, साउथ में बताओ? चेला पंड्या, चालुक्य। वो क्या था संगम, और संगम पीरियड नहीं। अरे संगम तो यहाँ था, ये सीसीपी ही संगम था। सीसीपी के संगम में रहो। अच्छा सर संगम क्या था? वो तीनों को बोलते हैं, चोरा हाँ, चेरा तो और पांड्या संगम तीनों को पीरियड बोलते इसलिए हैं बोलते थे ना कि तीनों राजा जो है ना एक एक जगह आते थे, कैसे देश चलेगा, क्या होगा, नहीं हुआ, सब दारू पी के संगम में रहते थे, मजा आता था, इसलिए उस पीरियड को संगम पीरियड कहते हैं। ये सत्य सत्य मतलब है, उसका मीनिंग यही है। ये मत सोचना हम बना के बोल रहे हैं। सीसीपी के मगन संगीत उंगीत होता था वहां, नृत्य डांस। तो गुप्ता पीरियड में पूरा इंडिया पे शासन कर लिया। मौर्य पीरियड में पूरा इंडिया पे शासन था। मौर्य उत्तर में क्या हुआ? विखंडन हो गया। गुप्ता में फिर से स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर गुप्ता उत्तर काल में फिर मतलब विखंडन हो गया। नॉर्थ में हर्षवर्धना पीरियड आ गया और साउथ में चालुक्य और चालुक्य और पल्लवा आ गया। इधर महाराष्ट्र के आसपास चालुक्य, इधर आंध्र प्रदेश के आसपास पल्लवा। नॉर्थ में हर्षवर्धना, साउथ में चालुक्य और पल्लवा। इस पर डिटेल हम लोग चर्चा कर चुके हैं एनसीएन में। उसी समय बिहार में क्या होते रहता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। पोस्ट गुप्ता पीरियड में इंडिया लेवल पे नॉर्थ में हर्षवर्धना पीरियड, वर्धन पीरियड चल रहा है, वर्धन वर्धन वर्धन। साउथ में चालुक्य और पल्लवा, चालुक्य और पल्लवा चल रहा है। तो बिहार में क्या चल रहा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बिहार में उस समय कोई इंपॉर्टेंट राजा नहीं था, कोई उस तरह का शासन नहीं था, है ना? बिहार में कोई उस तरह का इंपॉर्टेंट वो नहीं था। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, तो बिहार में हो क्या रहा था वो जानना है। ठीक है ना? तो बिहार में इस एरिया के लिए संघर्ष चल रहा था कि तीन इंपॉर्टेंट आसपास के जो रीजन थे। बिहार मगध में कुमार गुप्ता तृतीय था जो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो वीक था। मतलब कुमारी गुप्ता का कोई होगा लास्ट में, मेरे उतना एग्जैक्टली पता नहीं है। तो वो बिहार के मगध रीजन में था। इधर कन्नौज के आसपास मौखरी शासक था। कुछ लोग, ऐसा राजा याद नहीं है, मतलब जानने की जरूरत भी नहीं है। तो कन्नौज के आसपास मौखरी शासक था। और बंगाल के आसपास शशांक, गोंड वंश का शशांक राजा था। ठीक है ना? ये तीनों इस रीजन में लड़ते झगड़ते रहते हैं, हम करेंगे, हम राजा बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। तो तीनों हमेशा लड़ते झगड़ते रहते, कुछ किसी को वो कुछ मिला नहीं। तो ये कन्नौज में है ना 7वीं शताब्दी के आसपास हर्षवर्धन इमर्ज होकर आया। हर्षवर्धन ने आया
और यही आके बिहार के जो मगध में सबको मार पीट के बिहार में अपना वो वर्चस्व बनाया। जो साउथ में नॉर्थ में हर्षवर्धन था वो बिहार पे भी कब्जा कर लिया 7वीं शताब्दी के आसपास, कोई दिक्कत नहीं। और ये इसका मेन जो सेंटर था वो कहाँ था, कन्नौज था। मेन सेंटर कहाँ था, कन्नौज था, ठीक है ना, मेन सेंटर कहाँ था, कन्नौज था, ठीक है। तो 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासन काल में बिहार पे उसने अपना वो वर्चस्व जमाया। वहीं पे एक माधव गुप्त था, इंपॉर्टेंट नेम है माधव गुप्त। तो बिहार में इसी माधव गुप्त ने, हर्षवर्धन ने माधव गुप्त को वहां पे बिहार का प्रतिनिधि बना दिया, ठीक है ना, कि ठीक है तुम हम कन्नौज में रहेंगे, हम मेन राजा हैं, तुम इस एरिया को तुम संभालो, तुम गवर्नर हो बिहार का, मगध रीजन का। किसको, माधव गुप्त को, ठीक है ना। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन का राज शासन चला बिहार के ऊपर, और माधव गुप्त का प्रतिनिधि के रूप में बिहार में उसको किया। हर्षवर्धन के बाद क्या हुआ, जब वो मर गए तो अराजकता फैल गया, कोई राजा है ही नहीं, सब एक दूसरे से ये है, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं आ पाया। तो तिब्बत और नेपाल दोनों मिलके बिहार पे अटैक किया और अपना शासन बना लिया। समझ में आ रहा है ना। जब हर्षवर्धन से पहले वहां पे लड़ रहा था सब लोग, वहां पे भी अराजकता था। हर्षवर्धन जब आया तो बिहार में अपना बनाया, बिहार को अपने कब्जे में लिया, और वहां पे माधव गुप्त करके एक प्रतिनिधि को रखा कि यस हम वहां पे रहेंगे, तुम अपना यहाँ इस एरिया को संभालो, जो भी चीजें हैं हमको वो करो। जब हर्षवर्धन मर जाते हैं तो वहां पर अराजकता फैल जाता है ना। अब किसी को कोई पता नहीं क्या है, कोई राजा है ही नहीं, कोई लीडर बन ही नहीं पा रहा है, सब अपने में जी रहा है। तो उसी को फायदा उठाते हुए तिब्बत और नेपाल दोनों आसपास में थे, तिब्बत नेपाल लगभग सेम ही था, इस पर आक्रमण करके बिहार पे अपना शासन बना लिया। उसके बाद एक राजा आया आदित्य सेन, और इसको आदित्य सेन ने तिब्बत को हरा के नेपाल को हरा दिया और अपना एक स्वतंत्र सत्ता ग्रहण कर लिया बिहार में, ठीक है ना। बाद में आदित्य सेन ने बिहार पे अपना शासन बना। ये सब कहानी कब हो रहा है, पोस्ट गुप्ता काल में हो रहा है। ये सब कब हो रहा है, पोस्ट गुप्ता काल में हो रहा है, पोस्ट गुप्ता काल में हो रहा है। आदित्य सेन ने स्वतंत्र रूप से अपना एक सत्ता ग्रहण कर लिया, हम अब राजा हैं, ठीक है ना। पहले क्या था कि पोस्ट गुप्ता में बिहार में मखौरी के शासन, कुमार गुप्त है ना, और शशांक, ये तीनों लड़ रहे थे। जब आए हर्षवर्धना, सबको मार पीट के भगा दिया है ना, और बिहार में अपना वो विस्तार कर लिया, और अपने फिर वो चला गया कन्नौज, और उसने माधव गुप्त को बिहार की प्रतिनिधि उसके हाथ में दे दिया। जब हर्षवर्धन का मर जाता है तो वहां पे कोई शासन करने वाला नहीं होता है, तो तिब्बत और नेपाल दोनों मिलके आता है और यहाँ पे शासन कर देता है। उसी में से एक आदित्य सेन इमर्ज होके आता है, स्ट्रॉन्ग लीडर गजब का, और इसने तिब्बत और नेपाल को मार के भगा देता है, भागो यहाँ से। अपने आप को बोलता है स्वतंत्र सत्ता ग्रहण कर लिया, यस मैं अब यहाँ का राजा हूँ, आदित्य सेन, ठीक है ना। इसके बाद इसका अंतिम शासन जो है जीवित गुप्त है ना, जीवित गुप्त इसका अंतिम शासन बना। इसके बाद पोस्ट बिहार में गुप्ता वंश मतलब पोस्ट गुप्ता पीरियड खत्म। समझ में आ रहा है ना, जीवित गुप्ता 2 अंतिम शासन था। इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बट हम एक स्टोरी के रूप में आपको बना दिए बिहार में क्या चल रहा था, ठीक है ना। जी सर जी। ठीक है ना, तो होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो कैसी कहानी चली है ना, वो सारा चीजें है ना, ये हम लोगों ने चर्चा की है। मौर्य जब होता है तो पूरा इंडिया लेवल पे शासन हो जाता है। मौर्य जब खत्म होता है, लीडरशिप क्वालिटी नहीं रहती है उसके पास, तो छोटे छोटे राजा का विखंडन हो जाता है। छोटे छोटे राजा अपने आप को बोलते हम राजा हैं। नॉर्थ वेस्ट में जीएसपी के, फिर सेंट्रल इंडिया में एसएससी, साउथ इंडिया में सीसीपी। उसके बाद क्या होता है, श्रीगुप्त गुप्त वंश का स्थापन करता है, चंद्रगुप्त वन आता है और अपने आप को साम्राज्य विस्तार करता है। समुद्रगुप्त आता है, विक्रमादित्य आता है ना, ये सारा चीज होता है। उसके बाद हुनास का अटैक होता है, स्कंदगुप्त उसको कोई तरह से मैनेज करता है, लेकिन बाद में वो अटैक होते रहता है तो वीक हो जाता है, फिर वहां से विखंडन हो जाता है, गुप्ता पीरियड खत्म हो जाता है। उसके बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड आता है। पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या होता है, तो नॉर्थ में वर्धना डायनेस्टी का वो शासन चलता है, साउथ में चालुक्य और पल्लवा का शासन चलता है। तो हमें बिहार के बारे में जानना है। बिहार में वर्धना का क्या होता है, हर्षवर्धन आता है,
और वहां पे बिहार पे अपना शासन करता है। वहां पे एक माधव, क्या नाम था उसका, माधव गुप्त, माधव गुप्त को बिहार का प्रतिनिधि बनाता है। यस तुम देखो हम चले यहाँ से, जो भी चीज होगा पैसा वैसा हमको दे देना, ठीक है। उसके बाद वो चला जाता है। लेकिन जब हर्षवर्धन मरता है तो कोई वहां पे अच्छा वो राजा नहीं हो पाता है। इस वजह से क्या होता है कि वहां पे वो नहीं हो पाता है ना, अराजकता फैल जाता है। इसी का मौका का फायदा उठाते हुए चाइना, आपका तिब्बत और नेपाल दोनों मिल के आता है कि भाई भाई चलो यहाँ खाली हो, आके अपना वो राजा बन जाता है, यहाँ पे वो शासन करता है। बट इसी में एक सेन आता है, आदित्य सेन, है ना, वो अपने आप को सबको मारता है, भगाता है, उसके बाद अपना शासन काम करता है, वो पीरियड खत्म होता है। यहीं से आपका प्राचीन बिहार का स्टोरी खत्म होता है, ठीक है ना। प्राचीन इतिहास बिहार का खत्म होता है। आगे से हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, ठीक है। एंशियन हिस्ट्री ऑफ बिहार खत्म होता है, आगे से हम लोग मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ेंगे, ठीक है ना, फिर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है। तो आप लोग का क्या करना है, कल जो है आप लोग का पॉलिटी का क्लास होगा, ठीक है ना, पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है। परसों यही क्लास होगा, मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होगा, ठीक है। परसों मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होगा, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार, बिहार का मध्यकालीन इतिहास, है ना, बिहार का मध्यकालीन इतिहास का परसों। और उससे पहले स्टार्ट करने से पहले क्लास मेरे शायद 1 घंटा जितना भी चलेगा लेंगे, पहले आधे घंटा हम टेस्ट लेंगे पूरा एंशियंट बिहार का। एंशियंट बिहार का टेस्ट होगा, 20 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, पूरे एंशियंट बिहार का, है ना, प्राचीन बिहार का टेस्ट होगा 20 क्वेश्चन परसों। कल पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है ना, पॉलिटी, ठीक है ना, पॉलिटी ऑफ इंडिया, तो वो चीज है। किसी को कोई डाउट है या कोई चीजें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। सर एक डाउट है। सर ये जीएसपी के एसएससी और साउथ में जो सीसीपी है, ये तीनों सेम टाइम में है ना? लगभग सेम टाइम है। सर ये तीनों में क्या लिंकअप है, मतलब उधर से जीएसपी की अटैक ये करता हम है एसएससी? पढ़ा चुके हैं एनसीएन में डिटेल में, वो वीडियो देख लेना। ठीक है सर। एनी और, क्योंकि वहां पे हम एनसीएन में इसको बहुत बढ़िया से पढ़ाए हैं, एक एक राजा के बारे में चर्चा की है। एनी मोर डाउट, क्योंकि यहाँ पे बताने में फिर हम 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा। सर और कोई नीचे में क्वेश्चन जो किस, संगम नीचे में जो संगम बोले थे उसको थोड़ा सा बता दी, नहीं समझ संगम में। पीरियड वो सीसीपी था ना, चेरा चोला पांड्या, ये पीरियड जो को ही हम लोग संगम हाँ हाँ, पीरियड कहते हैं। ये तीनों को मिला के सर? वो जो तीनों लगभग लगभग एक ही समय में वो राजा हुए, अच्छा। उस पीरियड को ही हम लोग संगम पीरियड कहते हैं। ओह ठीक है ठीक है। जैसे गुप्ता पीरियड बोले, गुप्ता में एक राजा थोड़ा ना हुए। हाँ समझ गया सर। तो एनी डाउट, तो आप लोग किताब पढ़ो, ठीक है ना, सवाल लगाओ। मोरल ऑफ द स्टोरी जो हम बताएं इसी के आसपास चीजें रिवॉल्व करेगी, जो एक्स्ट्रा फैक्ट आएंगे बस इसी के आसपास रिवॉल्व करेगी, बट स्टोरी यही रहेगी। समझ में आ रहा है ना, तो बहुत वो नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है ये चीजें हैं। हम जो वो है आपको हम ग्रुप में डाल देंगे, वो आप लोग देख लेना उसको, है ना। अपने से फिर एक नोट्स बनाना, और आप लोग नोट्स डालो ग्रुप में, लोग डालता नहीं है नोट्स, पता नहीं क्यों। इसका मतलब ये था कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। ट्रस्ट में नहीं पढ़ोगे तो नहीं होने वाला है, अभी बेस्ट टाइम है आप लोग के लिए। और नोट्स बनाओ, हम लोग फेयर नोट्स नहीं बोल रहे हैं, बट रफ नोट्स बनाओ, जिस तरह का हम अभी बनाए हैं। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में स्केलेटन डेवलप होगा। बहुत ज्यादा फैक्चुअल आएगा तो वो याद भी नहीं रहेगा, और याद करने की जरूरत भी नहीं है। सवाल आएगा तो छोड़ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। बट कंसेप्चुअल लेवल पे जो सवाल आते हैं, या जो बार बार पूछे जाते हैं, या इम्पोर्टेंट इवेंट से सवाल आते हैं, वो बननी चाहिए। और सारा इम्पोर्टेंट कवर हम कर रहे हैं, ठीक है ना। एक एक स्केलेटन, एक वो चीज दे रहे हैं आप लोग को। तो ये चीज है, और यही मेरा अप्रोच है, और इस अप्रोच से सफलता मिली है तो आप लोग को भी मिलेगी, है ना। तो वो चीज है। एनी डाउट? सोनू के दास। जी सर। हाँ सोनू बताओ, कोई डाउट है क्या? हाँ सर, आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, आज पहली बार है सर।
इस वजह से। सिकंदरा घर है ना आपका? हाँ हाँ सर, मिले अच्छा थे आपसे सर। अच्छा okay, okay. ठीक है, कैरी ऑन। तो वो चीजें हैं, है ना। ठीक है, तो हम लोग ऑफ करते हैं आज से क्लास, है ना। कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज ऑफ करते हैं। तो इसी तरह क्लास सर वन चलेंगी क्वेश्चन। लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे। वो टाइम बोर्ड आंसर नहीं रहेगा क्योंकि हमें टाइमली क्लास खत्म करना है। हाँ, सर वो जो आपने पेज प्रोवाइड किया था वो इंग्लिश में मिलेगा क्या? इंग्लिश में आप बना लो। उसमें कोई ऐसा चीज है ही नहीं कि नाम है और लोकेशन का, नहीं जगह वो का मैं नाम। बना लूंगी, बट मुझे देखना था आपका इंग्लिश में। आपके पास अगर है इट्स ओके, अदरवाइज नहीं, आई अभी आई एम बनाया, वेटिंग पढ़ाने के लिए विद अभी बनाया, जस्ट 5 मिनट पहले। ओके। हमें ज्यादा कवर करना है, ये सारे चीज हम लिख लिख के करते तो टाइम लगता है, बट हमें कवर करनी है। आई हैव टू फिनिश 4 to 5 क्लासेस में बिहार खत्म करनी है। तो चीज हम ये लिख के भी कर सकते थे, पर लिख के करना ज्यादा अच्छा होता है, लोगों का, स्टूडेंट को समझ में आता है। बट वो हमें वो करनी है क्योंकि बहुत सारा क्लास हम नहीं ले पाए ना, तो वो चीजें हैं। तो अगर ये करते तो ये 2 क्लास में लग जाता इतना करने में, ये चीजें। तो वो आप इंग्लिश में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल पॉलिटी क्लास होगी, परसों आप लोग टेस्ट को सीरियस लो। परसों हम टेस्ट लेने वाले हैं, है ना। उसको टेस्ट लेने का मकसद ये नहीं है कि आप बहुत नंबर लाओ। टेस्ट लेने का मतलब है कि आप रिवाइज करो सारा एंशिएंट को। दिस इज द की, रिवीजन इज द की फॉर द सक्सेस। अनलेस अनटिल आप रिवाइज नहीं करोगे तो एग्जाम में प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, वो चीज है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। थैंक यू सर। वेलकम।